आज की वीडियो में हम बात करेंगे संविधान के पार्ट 21 यानी भाग 21 के बारे में, जिसमें कि बात की गई है तीन अलग अलग तरह के प्रोविजंस के बारे में। फर्स्टली टेम्परेरी प्रोविजंस या अस्थायी उपबंध, सेकेंडली ट्रांजिशनल प्रोविजंस यानी संक्रमणकालीन उपबंध, और थर्डली स्पेशल प्रोविजंस यानी विशेष उपबंध। इन तीन तरह के प्रोविजंस को हमारे संविधान में डिस्क्राइब किया गया है आर्टिकल 369 से लेकर के आर्टिकल 392 तक। लेकिन इन आर्टिकल्स के बारे में बात स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह बताऊंगा कि टेम्परेरी, ट्रांजिशनल और स्पेशल प्रोविजंस का मतलब क्या होता है, और उसके बाद में इन सारे के सारे आर्टिकल्स को डिस्क्राइब करूंगा इस तरीके से और इतनी आसान ट्रिक्स के साथ कि आप उन्हें फिर कभी भूल ही नहीं पाएंगे। टेम्परेरी प्रोविजन से मतलब इस तरह के प्रोविजन से हैं जो कि एग्जिस्टेंस में रहते हैं कुछ लिमिटेड समय के लिए ही। इस तरह के प्रोविजंस को बनाते समय उस प्रोविजन में ही लिख दिया जाता है कि ये पर्टिकुलर प्रोविजन सिर्फ कुछ लिमिटेड टाइम के लिए ही एग्जिस्टेंस में रहेगा, जैसे कि केवल 5 साल के लिए या केवल 10 साल के लिए। इसी तरह के टेम्परेरी प्रोविजंस का एक एग्जाम्पल है आर्टिकल 369। आर्टिकल 369 टेम्परेरी प्रोविजन इसलिए है क्योंकि इसके तहत पार्लियामेंट को 5 साल के लिए अधिकार दिया गया था स्टेट लिस्ट के कुछ सब्जेक्ट पर कानून बनाने का। बात करें अब स्पेशल प्रोविजंस की, तो स्पेशल प्रोविजन से मतलब इस तरह के आर्टिकल से हैं जो कि कोई ना कोई स्पेशल बेनिफिट देते हैं भारत के किसी राज्य को। आखिर किसी राज्य को स्पेशल प्रोविजंस की जरूरत क्यों पड़ती है? इसके मेनली 2 रीजंस हैं दोस्तों। पहला कि कोई राज्य डेवलपमेंट के मामले में काफ़ी ज़्यादा पीछे रह जाए देश के दूसरे भागों की तुलना में, या फिर तब जब किसी राज्य की कल्चर इतनी डिस्टिंक्ट हो, इतनी ज़्यादा अलग हो कि उसको ज़रूरत पड़े किसी स्पेशल प्रोटेक्शन की। इन दोनों ही सिचुएशंस में स्पेशल प्रोविजंस का प्रावधान कर दिया जाता है भारत के किसी राज्य के लिए। इसी तरह के स्पेशल प्रोविजंस का एक एग्जाम्पल है आर्टिकल 371A, जिसमें डिस्क्राइब किए गए हैं नागालैंड से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजंस। ट्रांजिशनल प्रोविजन से मतलब इस तरह के आर्टिकल से हैं जहां पर एक ही आर्टिकल में बात की जाती है 2 तरह की सिचुएशंस की। इन दोनों में से पहली सिचुएशन तो होती है संविधान के लागू होने से पहले की, और दूसरी सिचुएशन होती है संविधान के लागू होने के बाद की। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आर्टिकल 377। ये आर्टिकल ये कहता है कि संविधान के लागू होने से पहले भारत में जो ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया होता था वह आगे भी कंटिन्यू रहेगा, और संविधान के लागू होने के बाद में उसका नाम चेंज होकर हो जाएगा कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। इस तरह से इस आर्टिकल में 2 तरह की सिचुएशंस के बारे में बात हुई है। पहली सिचुएशन तो ये कि संविधान के लागू होने से पहले इस ऑफिसर को क्या कहा जाता था, और दूसरी सिचुएशन ये कि संविधान के लागू होने के बाद में भी ये पोस्ट इस तरह के चेंजेस के साथ कंटिन्यू बनी रहेगी। इसीलिए इस तरह के आर्टिकल्स को कहा जाता है ट्रांजिशनल प्रोविजंस। इसी के साथ आज के टॉपिक की जो हेडिंग थी उसका मतलब तो मैंने आपको समझा दिया है पूरी तरह से। अब बारी आती है इस टॉपिक से रिलेटेड सारे के सारे आर्टिकल्स की, यानी आर्टिकल 369 से लेकर के आर्टिकल 392 तक के आर्टिकल्स की। तो आइए फिर सबसे पहले बात करते हैं पहले 2 आर्टिकल्स की, यानी आर्टिकल 369 और आर्टिकल 370 की। पहले बात करें अगर आर्टिकल 369 की, तो इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक 7th शेड्यूल की जो स्टेट लिस्ट है जिस पर कि सामान्यतया कानून बनाने का अधिकार होता है राज्यों के पास, उस स्टेट लिस्ट के कुछ सब्जेक्ट पर कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया पार्लियामेंट को। लेकिन यहां पर ध्यान रखने लायक बात यह है कि पार्लियामेंट को यह अधिकार मिला था केवल 5 साल के लिए। कौन से 5 साल के लिए? संविधान के लागू होने के बाद से 5 साल तक के लिए। और इस 5 साल के पीरियड के बाद पार्लियामेंट के इस अधिकार को खत्म हो जाना था अपने आप ही। तो इस तरीके से यह अधिकार हो गया एक लिमिटेड समय के लिए मिला अधिकार, इसीलिए इसको कहा जाता है एक टेम्परेरी प्रोविजन। आर्टिकल 369 के बाद बारी आती है आर्टिकल 370 की। आज के दिन आर्टिकल 370 में मौजूद है केवल एक छोटा सा पैराग्राफ, और वो छोटा सा पैराग्राफ ये कहता है कि भारत के संविधान में जितने भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी
प्रोविजंस हैं वो पूरी तरह से अप्लाई होंगे जम्मू और कश्मीर में। बस केवल इतना ही लिखा हुआ है आज के दिन हमारे संविधान के आर्टिकल 370 में। आर्टिकल 371 से लेकर के आर्टिकल 371 जे तक के जो 11 आर्टिकल्स हैं उन्हें हम स्टडी करेंगे एक साथ, क्योंकि ये 11 आर्टिकल्स हमारे देश के 11 अलग अलग राज्यों से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजंस की बात करते हैं। और ये तो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि किसी राज्य के लिए स्पेशल प्रोविजंस क्यों रखा जाता है संविधान में। इसके मेनली दो ही रीजंस होते हैं, या तो तब जब कोई राज्य डेवलपमेंट में काफी ज्यादा पीछे रह जाए, या फिर तब जब उस राज्य की कल्चर को स्पेशल प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ जाए। अब जब हमें यह तो पता चल ही चुका है कि स्पेशल प्रोविजन की जरूरत जनरली कौन सी दो सिचुएशन में पड़ती है, तो जाहिर सी बात है इन 11 आर्टिकल्स के डिटेल में जाने की तो हमें कोई जरूरत ही नहीं है। लेकिन फिर भी हमें एक ट्रिक की जरूरत जरूर पड़ेगी। क्यों? वह इसलिए ताकि हमें यह ध्यान में रह जाए कि कौन से आर्टिकल में कौन से राज्य से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजंस की बात की गई है। स्पेशल प्रोविजंस वाले इन 11 राज्यों या 11 आर्टिकल्स में से जो पहला आर्टिकल है वो है आर्टिकल 371। यह आर्टिकल थोड़ा स्पेशल इसलिए है क्योंकि यह बात करता है दो राज्यों से रिलेटेड स्पेशल प्रोविजंस के बारे में, पहला महाराष्ट्र और दूसरा गुजरात। इस तरह से इसकी हेडिंग हो जाएगी गुजरात और महाराष्ट्र के लिए स्पेशल प्रोविजंस। इन दो राज्यों के स्पेशल प्रोविजंस को एक साथ इसलिए रखा गया क्योंकि ये दोनों ही राज्य 1960 से पहले तक एक ही राज्य में शामिल थे जिसका नाम था बॉम्बे स्टेट। राज्यों के स्पेशल प्रोविजन से रिलेटेड अगले जो 5 आर्टिकल्स हैं उनका पता हमें चल जाएगा एक छोटे से कीवर्ड से, जो कि है नमक। यहां पर एन से हो जाएगा नागालैंड के लिए स्पेशल प्रोविजन। इसके बाद ए से अगला आर्टिकल हो जाएगा आसाम के लिए स्पेशल प्रोविजन। फिर एम से अगला आर्टिकल हो जाएगा मणिपुर के लिए स्पेशल प्रोविजन। इसके बाद अगला जो लेटर है हमारे कीवर्ड का ए, उससे हमें एक साथ पता चलेगा 2 आर्टिकल्स का, और ये दोनों ही आर्टिकल्स रिलेटेड होंगे एक ही राज्य से यानी आंध्र प्रदेश से। तो इस तरह से आर्टिकल 371 डी तो हो जाएगा आंध्र प्रदेश के लिए स्पेशल प्रोविजन, और आर्टिकल 371 ई हो जाएगा इस्टेब्लिशमेंट ऑफ सेंट्रल यूनिवर्सिटी फॉर आंध्र प्रदेश, यानी आंध्र प्रदेश के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय का गठन। आंध्र प्रदेश से रिलेटेड आर्टिकल्स को कवर करने के बाद अब बारी है अगले लेटर की यानी के की, और के से हमें पता चलेगा आर्टिकल 371 एफ का, जो कि है सिक्किम के लिए स्पेशल प्रोविजन। के से सिक्किम को मैंने इसलिए रिलेट किया है क्योंकि सिक्किम में के आता है 2 बार। ठीक है, इस तरह से नमक नाम का हमारा जो छोटा सा कीवर्ड था उससे हम हासिल कर चुके हैं 6 आर्टिकल्स। अब आगे के 4 आर्टिकल्स के लिए हमें एक और कीवर्ड चाहिए होगा, जो कि है मैप जीके। जिस तरीके से हिस्ट्री जीके होता है, ज्योग्राफी जीके होता है, उसी तरीके से ज्योग्राफी जीके का ही एक छोटा सा हिस्सा होता है मैप जीके, जिसमें कि स्टडी किए जाते हैं अलग अलग तरह के मैप्स। तो अब इसी कीवर्ड से हमें हासिल हो जाएंगे अगले 4 आर्टिकल्स। यहां पर एम से हो जाएगा मिजोरम के लिए स्पेशल प्रोविजन, उसके बाद ए से हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश के लिए स्पेशल प्रोविजन, और इसके बाद अगला जो लेटर है पी उसको हम स्किप कर देंगे यानी छोड़ देंगे। पी के बाद वाला जो लेटर है जी उससे हो जाएगा गोवा के लिए स्पेशल प्रोविजन, और जो लास्ट लेटर है के उससे हो जाएगा कर्नाटका के लिए स्पेशल प्रोविजन। इस तरह से ये जो 2 छोटे छोटे वर्ड्स थे नमक और मैप जीके, इन दोनों से हमें पता चल गया आर्टिकल 371 ए से लेकर आर्टिकल 371 जे तक के 10 आर्टिकल्स का। इन दोनों ही कीवर्ड्स को अगर आपको ध्यान में रखना है बिल्कुल आसानी से, तो उसके लिए आप ये इमेजिन कीजिए कि आपके पास ये एक बुक है मैप जीके की। मैप जीके की क्यों? क्योंकि इसमें केवल और केवल मैप्स या नक्शे ही दिए गए हैं, और ये बुक जिस पब्लिकेशन ने पब्लिश की है उस पब्लिकेशन का नाम है नमक। ठीक है, तो इस तरीके से ये दोनों कीवर्ड्स आपके ध्यान में रह जाएंगे बहुत ही आसानी से। इसी के साथ हमारे देश के 11 अलग अलग राज्यों के बारे में जो
स्पेशल प्रोविजंस किए गए थे संविधान में, वह तो हमने कर लिए हैं कंप्लीट। अब आगे के जितने भी आर्टिकल्स बच गए हैं आज की वीडियो में, वो सारे के सारे हैं ट्रांजिशनल प्रोविजंस। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि ट्रांजिशनल प्रोविजंस इस तरह के आर्टिकल्स होते हैं जहां एक ही आर्टिकल में दो तरह की सिचुएशंस के बारे में बात होती है। पहली सिचुएशन तो होती है संविधान के लागू होने के पहले की, और दूसरी सिचुएशन होती है संविधान के लागू होने के बाद की। इन सारे के सारे ट्रांजिशनल प्रोविजंस को ध्यान में रखने के लिए जो छोटा सा कीवर्ड हमें ध्यान में रखना है वो है पीसीएस। जनरली पीसीएस की फुल फॉर्म होती है प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। कहने का मतलब कि जो राज्य स्तर के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स होते हैं वो इन्हीं एग्जाम्स के थ्रू बनते हैं। पीसीएस नाम के इस छोटे से वर्ड में पी से तो हमें पता चलेगा पहले 3 आर्टिकल्स का, क्योंकि ये तीनों की तीनों आर्टिकल्स रिलेटेड होंगे प्रेसिडेंट के पावर्स या राष्ट्रपति की शक्तियों से। इसके बाद अगला जो लेटर है सी, उससे हमें पता चलेगा अगले 3 आर्टिकल्स का, क्योंकि ये तीनों आर्टिकल्स रिलेटेड होंगे कोर्ट या न्यायालय से। और फिर अंतिम 3 आर्टिकल्स का हमें पता चलेगा एस से, क्योंकि अंतिम 3 आर्टिकल्स रिलेटेड होंगे 3 महत्वपूर्ण संस्थाओं से। कौन सी महत्वपूर्ण संस्थाएं? जैसे कि कैग या पब्लिक सर्विस कमीशन आदि आदि। अब अगर बात करें प्रेसिडेंट के पावर्स कीवर्ड से प्राप्त होने वाले पहले 3 आर्टिकल्स की, तो इनमें सबसे पहले नंबर आएगा आर्टिकल 372 का, जिसकी हेडिंग है कंटिन्यूएंस इन फोर्स ऑफ एग्जिस्टिंग लॉज, या विद्यमान विधियों का बने रहना। असल में इस आर्टिकल को हम डिवाइड कर सकते हैं 2 अलग अलग पार्ट्स में। जो पार्ट फर्स्ट है वो तो ये कहता है कि संविधान के लागू होने से पहले हमारे देश में जितने भी कानून एग्जिस्टेंस में थे वो संविधान के लागू होने के बाद में भी बने रहेंगे। कब तक बने रहेंगे? जब तक कि उन्हें खत्म नहीं कर दिया जाता या हटा नहीं दिया जाता। कहने का मतलब ये हुआ कि संविधान से पहले जो कानून लागू थे, संविधान के लागू होते ही वह अपने आप खत्म नहीं होंगे, बल्कि उनको खत्म करना पड़ेगा, तब भी वह खत्म होंगे। इस आर्टिकल का जो दूसरा पार्ट है वो रिलेटेड है प्रेसिडेंट के पावर से। इसके मुताबिक राष्ट्रपति के पास ये पावर होगा कि संविधान के लागू होने से पहले जो भी कानून हमारे देश में लागू थे उनको संविधान के लागू होने के बाद में संविधान के अनुकूल बनाने के लिए राष्ट्रपति इस तरह के कानूनों में कोई भी चेंज या कोई भी बदलाव कर सकेंगे। इस तरह से आप आसानी से देख सकते हैं कि ये पहला आर्टिकल रिलेटेड हो गया प्रेसिडेंट के पावर से। अब अगला जो आर्टिकल है आर्टिकल 372A, ये भी रिलेटेड है प्रेसिडेंट के पावर से ही, जिसकी की हेडिंग है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू अडेप्ट लॉज, यानी विधियों का अनुकूलन करने की राष्ट्रपति की शक्ति। यह आर्टिकल काफी कुछ मिलता जुलता है पिछले आर्टिकल के सेकंड पार्ट से। पिछले आर्टिकल में तो राष्ट्रपति के पास यह अधिकार था कि वह संविधान के लागू होने से पहले जितने भी कानून थे उनमें कोई भी चेंज कर सकता था, उनको संविधान के अनुकूल बनाने के लिए। लेकिन यहाँ पर राष्ट्रपति के इस अधिकार को थोड़ा बढ़ा दिया गया है। इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक जो 7वां संविधान संशोधन या 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 1956 वाला, उससे पहले तक के जितने भी कानून थे हमारे देश में, राष्ट्रपति उनमें कोई भी चेंज या बदलाव कर सकता है उनको संविधान के अनुकूल बनाने के लिए। तो इस तरह से इन दोनों आर्टिकल्स के प्रोविजंस मिलते जुलते ही हैं। बस इस आर्टिकल में पिछले आर्टिकल के कंपैरिजन में प्रेसिडेंट के पावर्स का क्राइटेरिया थोड़ा बढ़ा दिया गया है, क्योंकि पिछले आर्टिकल में तो प्रेसिडेंट केवल संविधान के लागू होने से पहले यानी 1950 से पहले वाले जो कानून थे उनमें ही बदलाव कर सकता था, जबकि इस आर्टिकल में वो 1956 से पहले के जितने भी कानून थे उनमें बदलाव कर सकता है। प्रेसिडेंट के पावर से रिलेटेड जो पहले 3 आर्टिकल्स थे उन 3 में से अंतिम आर्टिकल है आर्टिकल 373, जिसकी हेडिंग है पावर ऑफ प्रेसिडेंट टू मेक ऑर्डर इन रेस्पेक्ट ऑफ पर्सन्स अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, यानी निवारक निरोध में रखे व्यक्तियों के संबंध में आदेश करने की राष्ट्रपति की शक्ति। इस आर्टिकल में ध्यान रखने लायक बात यह है
कि राष्ट्रपति के पास जो ये पावर थी प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखे गए व्यक्तियों के संबंध में आदेश करने की, वो पावर थी संविधान के लागू होने के बाद के केवल 1 साल तक के लिए ही, और उसके बाद में नहीं। इसी के साथ प्रेसिडेंट के पावर से रिलेटेड जो भी 3 आर्टिकल्स थे वो तो हो गए हैं कंप्लीट। अब आगे बात होगी उन तीनों आर्टिकल्स की जो कि रिलेटेड होंगे कोर्ट या न्यायालय से। कोर्ट से रिलेटेड 3 आर्टिकल्स में सबसे पहले बारी आएगी आर्टिकल 374 की। आर्टिकल 374 रिलेटेड है फेडरल कोर्ट से। फेडरल कोर्ट असल में वो कोर्ट था जिसे हम कह सकते हैं आजादी से पहले का भारत का सबसे बड़ा कोर्ट। इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक आजादी से पहले का जो भारत का फेडरल कोर्ट था वह संविधान के लागू होने के बाद में बन जाएगा भारत का सुप्रीम कोर्ट, और बिल्कुल इसी तरह से फेडरल कोर्ट के जजेस बन जाएंगे सुप्रीम कोर्ट के जजेस। मतलब एक तरह से नाम ही चेंज होगा और बाकी सब कुछ तो वैसा का वैसा चलता रहेगा। कोर्ट से रिलेटेड ही अगला और दूसरा जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 375, जो ये कहता है कि संविधान के लागू होते समय जो भी कोर्ट्स और जो भी ऑफिसर्स थे हमारे देश में, वो सारे के सारे कोर्ट्स और सारे के सारे ऑफिसर्स संविधान के लागू होने के बाद में भी आगे भी कंटिन्यू काम करते रहेंगे। तो ये आर्टिकल भी एक ट्रांजिशनल प्रोविजन हो गया। किससे रिलेटेड? भारत के सारे कोर्ट्स और सारे के सारे ऑफिसर से रिलेटेड। इसके बाद बारी आती है कोर्ट से रिलेटेड तीसरे और अंतिम आर्टिकल की, यानी आर्टिकल 376 की। यह आर्टिकल रिलेटेड है हाई कोर्ट के जजेस से। इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक हमारे संविधान के लागू होने से पहले देश के अलग अलग हाई कोर्ट्स में जितने भी जजेस थे वो संविधान के लागू होने के बाद में भी हाई कोर्ट के जजेस बने रहेंगे। इसी के साथ कोर्ट से रिलेटेड जो 3 आर्टिकल्स थे वो हमने कर लिए हैं कंप्लीट। इन 3 में से पहला आर्टिकल था फेडरल कोर्ट से रिलेटेड, दूसरा आर्टिकल था देश में मौजूद सारे के सारे कोर्ट से रिलेटेड, और तीसरा आर्टिकल रिलेटेड था हाई कोर्ट के जजेस से। अब आगे हम बात करेंगे भारत की 3 महत्वपूर्ण संस्थाओं से रिलेटेड आर्टिकल्स की। भारत के महत्वपूर्ण संस्थाओं से रिलेटेड 3 आर्टिकल्स में से पहला आर्टिकल है आर्टिकल 377, जो कि रिलेटेड होगा कैग से। इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक संविधान के लागू होने से पहले भारत में जो ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया था वह संविधान के लागू होने के बाद में भी कंटिन्यू काम करता रहेगा और भारत के कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाएगा। मतलब ऑफिसर के नाम में सिर्फ थोड़ा सा चेंज होगा और बाकी वह वैसे ही कंटिन्यूअसली काम करता रहेगा संविधान के लागू होने के बाद भी। भारत की महत्वपूर्ण संस्थाओं से रिलेटेड अगला जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 378। इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक संविधान के लागू होने से पहले डोमिनियन ऑफ इंडिया का जो पब्लिक सर्विस कमीशन होता था और जो उस पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स होते थे वो कंटिन्यू बने रहेंगे संविधान के लागू होने के बाद भी, और उन मेंबर्स को जाना जाएगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के मेंबर्स के नाम से। मतलब डोमिनियन ऑफ इंडिया का पब्लिक सर्विस कमीशन ही संविधान के लागू होने के बाद बन जाएगा यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन या संघ लोक सेवा आयोग। भारत की महत्वपूर्ण संस्थाओं से रिलेटेड तीसरा और जो अंतिम आर्टिकल है वो है आर्टिकल 378A। इस आर्टिकल के प्रोविजंस के मुताबिक आंध्र प्रदेश की जो लेजिस्लेटिव असेंबली होगी उसका कार्यकाल 5 साल का होगा। आज के वीडियो का जो अंतिम आर्टिकल है वो है आर्टिकल नंबर 392। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं 378A के बाद में सीधा 392 की बात क्यों कर रहा हूं। तो इसका कारण यह है कि इनके बीच के जितने भी आर्टिकल्स हैं वो आज के दिन हमारे संविधान से हटाए जा चुके हैं पूरी तरह से। इसीलिए डायरेक्टली अब हम बात करेंगे आर्टिकल 392 के बारे में। यह आर्टिकल बात करता है प्रेसिडेंट के एक बहुत ही महत्वपूर्ण पावर के बारे में। असल में आजादी से पहले हमारा देश गवर्न होता था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट
1935 के प्रोविजंस के मुताबिक। और आज़ादी के बाद संविधान लागू होने के बाद ये गवर्न होना स्टार्ट हुआ भारतीय संविधान के प्रोविजंस के मुताबिक। ये जो चेंज आया, ये जो ट्रांजिशन आया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 से भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, इस चेंज या ट्रांजिशन में अगर कोई भी डिफिकल्टी आती है तो उस डिफिकल्टी को दूर करने का पावर होगा हमारे देश के राष्ट्रपति के पास। बस यही लिखा है आर्टिकल 392 में।